ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू यांग को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आई होती है अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। डॉक्टर उसे बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेबी बहुत हेल्दी है और उसे पूछता है कि आप चेकअप के लिए अकेली क्यों आई हैं, मिस्टर गू आपके साथ क्यों नहीं आए। यांग पहले तो खामोश होती है लेकिन डॉक्टर के दोबारा पूछने पर कहती कि मुझे अबॉर्शन कराना है, जो सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हो, क्या आपके और मिस्टर गू के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। यांग अपने ही ख्यालों में खो जाती है कि मैं पिछले 5 सालों से गू चिंगची से प्यार करती हूँ और हमारी शादी को भी 3 साल हो गए हैं। हमने स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर वेडिंग ड्रेस का सफ़र एक साथ तय किया है। सभी की नज़रों में हम एक लीगल लविंग कपल हैं। फिर यांग अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए हमें बताती है कि जब हम कॉलेज में थे हम एक साथ क्लास में जाते थे, एक साथ ही स्टडी और लंच करते थे। जिंगची मैलिको को अवॉइड करके मेरे शूलेसेस तक बांधता था। इवन कॉलेज हॉलीडेज पर बहाने बनाकर मुझसे मिलने के लिए आया करता था। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ इतने खुश रहे कि बहुत सारे लोग हमसे जलने लगे और मेरे डीप हो जाने के बाद भी उसका प्यार मेरे लिए नहीं बदला। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यांग और जिंगची साथ में वॉक कर रहे थे और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिससे जिंगची को टक्कर होने वाली थी, लेकिन यांग जिंगची को पकड़कर साइड कर देती है और उसको बचाते हुए वो खुद इंजर्ड हो जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से उसके सुनने की एबिलिटी चली जाती है। वो कहती कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा और हम लोगों ने फिर शादी कर ली। इवन शादी के बाद भी उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही रिग्रेट था, उनकी फैमिली ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था। यांग की प्रॉब्लम की वजह से जिंगची ने उससे इंटरेक्ट करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी। यांग एक रिच फैमिली की डॉटर है और उसने जिंगची से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। जिंगची अपना बिजनेस स्टार्ट करता है लेकिन उसकी कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। वो सैड होकर यांग से पूछता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम्हारे ग्रैंडपा मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, अब वो मुझसे नफरत करते हैं। यांग कहती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिजी है काम में। जिंगची कहते कि मैं जानता हूँ कि वो मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक मुझे अपना ग्रैंडसन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं रिच नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास बहुत पैसा होगा। ये कहते हुए वो वहीं पर सो जाता है। यांग उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और अपने ग्रैंडपा को मैसेज करती है जिंगची की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यांग जिंगची के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके सुनने की एबिलिटी भी वापस आ गई थी, लेकिन वो अभी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करती। अब शादी के 3 साल बाद उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे स्लीपिंग मेडिसिन देकर सुला देता है और अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करता है। यांग उन दोनों के प्राइवेट मैसेज को पढ़ लेती है और हमें बताती है कि उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में उस दिन पता चला जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल गई थी। तो उसने अपने हस्बैंड को वान नाम की लड़की के साथ हॉस्पिटल में देखा था। वान जिंगची के बच्चे की माँ बनने वाली है। यांग ने हेयरिंग ट्रीटमेंट के बारे में जिंगची को नहीं बताया था। वो चाहती थी कि ठीक होकर जिंगची को सरप्राइज़ करे, लेकिन वो उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर खुद ही सरप्राइज हो जाती है और उसके हाथ से प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर जाती है। यांग को अपने सामने देखकर जिंगची घबरा जाता है और पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। यांग कुछ नहीं बोल पाती, वो खामोश होकर उसकी तरफ देखे जा रही थी। जिंगची सामने से एक्सक्यूज़ देते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर वान को लेकर आया हूँ, उसके स्टमक में पेन हो रहा था, इसी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी, तो मैं उसे हॉस्पिटल ले आया। 2 नर्स वान के बारे में बातें करते हुए जा रही थी कि ये प्रेग्नेंट वुमन है और प्रेगनेंसी में और इंटरकोर्स करने की वजह से इसकी लोअर बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर चेकअप के लिए आई है। ये लड़की मिस्टर गू की सेक्रेटरी है और हमने सुना है कि मिस्टर गू की वाइफ बहरी है, उन्हें अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जिंगची काफ़ी नर्वस हो जाता है। वान उसके पास आकर कहती कि रिलैक्स मिस्टर गू, शायद आप भूल गए हो, आपकी वाइफ डीफ है, वो सुन नहीं सकती तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में यांग को सब कुछ सुनाई दे रहा था और वो उनके सामने ना सुनाई देने की एक्टिंग करती है और स्माइल करने लगती है, लेकिन उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो सोच रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा हस्बैंड जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था वो कभी मुझे इस तरह से धोखा भी दे सकता है। नेक्स्ट सीन में हम यांग को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। वो ऑपरेशन से पहले अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है और कहती कि मैं आपके पास आकर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूंगी। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते कि तुमने अपने डिसीजन को चेंज कैसे किया, जब तुम ग्रेजुएट हुई थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो, लेकिन उस टाइम तुमने उस लड़के से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ रही हो और इस बार तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ ही रहोगी।
यांग कहती कि हाँ मैं आपके पास ही रहूँगी और इस बार आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। जिसके बाद उसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जिसके बाद यांग को ऑपरेशन के बाद देखते हैं। डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि आपको 2 वीक तक फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना है और 1 महीने के बाद फिर से रूटीन चेकअप के लिए आना है। इसके बाद यांग घर पहुंचती है जहाँ पर जिंगची पहले से ही मौजूद था। वो यांग का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है और पूछता है कि तुम्हें घर आने में इतना टाइम कैसे लग गया। वो कहती कि आज मेरा मूड वॉक करने का था, इसीलिए मैं वॉक करते हुए घर आई हूँ। जिंगची कहता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन वान मेरी एम्प्लॉय है, मुझे उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। वो यांग से पूछता है कि तुम काफ़ी थक गई होगी। फिर वो उसके स्टमक पर हाथ रखकर बेबी से बात करते हुए कहता है कि सॉरी बेबी, डैडी तुम्हें पिक करने नहीं आए, तुम भी थक गए होंगे। यांग अपने मन में सोचती है कि अब मेरी टमी में बेबी नहीं है। जिंगची यांग को कहता है कि तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ ईमेल चेक करने हैं, देन मैं शावर लेकर तुम्हारे पास आता हूँ, फिर तुम्हें अच्छी सी फूट मसाज दूंगा। यांग स्माइल करने लगती है। जिंगची कहता है कि आजकल तुम मुझे हक करना भूल ही गई हो। ये कहते हुए वो उसे हक कर लेता है, साथ ही साथ उसे लव यू भी कहता है और कहता है कि ना मैं खुद कहीं जाऊँगा नहीं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर यांग सोच रही होती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। मुझे नहीं पता कि सारी बातें कितनी सच है और कितनी झूठ। देन जिंगची अपना फ़ोन और लैपटॉप उठाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यांग छुपकर जिंगची का फ़ोन चेक करने लगती है और वो जिंगची के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करने लगती है, जब उसने उससे प्रॉमिस किया था कि हमेशा उसके साथ लॉयल रहेगा। इतने में जिंगची बाथरूम से बाहर आने लगता है तो यांग जल्दी से जाकर बेड पर बैठ जाती है। जिंगची उसके लिए एक टब में हॉट वाटर लेकर आता है और कहता है कि मैंने बुक्स में पढ़ा है प्रेग्नेंट वुमन के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए उनके पैरों में अच्छे से मसाज करनी चाहिए, इससे उन्हें रिलैक्स मिलता है। ये कहते हुए उसे फुट मसाज देने लगता है। यांग बिना कुछ बोले उसे लगातार देखने लगती है। जिंगची उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो कहती कि तुम 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। वो कहता है कि अगर मुझे अर्जेंट काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं डेली तुमसे बात करूँगा। वैसे हमें कॉलेज फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना है, तुम रेडी रहना, इवनिंग में तुम्हें पिक कर लूँगा। यांग मन ही मन कहती है कि मैं बस 1 महीना तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगी। वो एक एक करके कैलेंडर पर दिन गिनने लगती है। नेक्स्ट डे यांग एक बैग में कुछ चीज़ें पैक करती है जिसमें उसका कैमरा होता है। उस कैमरे में उसने अपनी और जिंगची की बहुत सारी मेमोरीज को कैप्चर किया था और जिंगची के दिए हुए सभी गिफ्ट और सभी फ़ोटोज़ को भी फाड़कर डिवोर्स पेपर के साथ उस बैग में रख देती है। वहाँ पर कुरियर बॉय भी आता है। वो उसे वो बैग देते हुए कहती है कि इस बैग को 1 महीने के बाद इसी एड्रेस पर डिलीवर करना है। अब इवनिंग में जिंगची ऑफिस से घर आता है। वो देखते हैं कि घर में से काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। वो यांग से पूछता है कि हमारा कैमरा और फोटोज़ कहाँ चले गए। वो कहती कि मैं डस्टिंग करती है तो मुझे बहुत डर लगता है कि वो इन चीज़ों को डैमेज ना करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें उठाकर रख दिया। वो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसका पर्स भी उठाकर ले जाता है। यहाँ पर वो एक अच्छा और केयरिंग हस्बैंड बनने का प्रिटेंड करता है। देन हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगची के सभी फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं और उस पार्टी में वान भी आई होती है। थोड़ी देर में जिंगची और यांग भी वहाँ पर आ जाते हैं। पार्टी में कुछ लोग स्मोक कर रहे होते हैं। वो अपनी फ्रेंड्स को कहता है कि सभी लोग स्मोक करना बंद कर दो, मेरी वाइफ को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है कि तो तुम इसे अपने साथ बार में क्यों लेकर आए हो, तुम इस बहरी लड़की के साथ अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। जिंगची गुस्से में कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, सिगरेट पीना बंद करो और मेरी वाइफ के सामने तमीज़ से बात करो। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहरी है, वैसे भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो लोग यांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सब कुछ सुन रही थी और कहती कि ये है जिंगची के अच्छे फ्रेंड्स जिन्हें मैं इतने सालों से अच्छा इंसान समझकर ट्रीट कर रही थी। जिंगची यांग की तरफ देखने लगता है और कहते कि हनी अगर तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम लोग वापस घर चल सकते हैं। यांग कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी जाकर सबके साथ बैठ जाते हैं। फिर वो वान और जिंगची के अफेयर के बारे में बात करने लगते हैं और वो दोनों उनकी किसी प्राइवेट वीडियो के बारे में भी बात कर रहे थे। वान कहती कि जिंगची तुम इन सबको अपना मुंह बंद करने के लिए बोलो क्योंकि यांग भी यहीं पर है। वो लड़का कहता है कि रिलैक्स, वो कौन सा तुम्हारी बातें सुन सकती है, वो बहरी है, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। फिर वो सभी लोग रिलैक्स होकर अपनी फालतू बकवास करने में लग जाते हैं। लेकिन यांग तो सब कुछ सुन सकती थी और उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। वान अपने और जिंगची के प्राइवेट टाइम की रिकॉर्डिंग सभी फ्रेंड्स को सुनाने लगती है। यांग एकदम गुस्से से उठती है और वान की तरफ देखने लगती है।
वान डर जाती है और पूछती कि सिस्टर इन लॉ आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। बाकी सभी लोग भी काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। वान पूछती कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। जिंगजी भी नर्वस होकर एकदम से उठ जाता है। पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। यांग अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मुझे वान के फ़ोन का कवर बहुत अच्छा लगा, मैं तो बस वही देख रही हूँ। जिंगजी के फ्रेंड्स पूछते हैं कि यांग ने अभी अभी क्या बोला। जिंगजी अपने फ्रेंड्स को डांटता है कि आगे से इस तरह की बातें मेरी वाइफ के सामने मत करना, पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि इसने सब कुछ सुन लिया है। जिंगजी के फ्रेंड्स कहते कि ठीक है, और वान तुम्हें भी आगे से अलर्ट रहना होगा ताकि यांग को तुम पर शक ना हो, जो सुनकर वान को बुरा लगता है। जिंगजी के फ्रेंड्स यांग को ड्रिंक ऑफर करने लगते हैं और यांग का फोकस दूसरी तरफ होता है। इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हुए वान जिंगजी से माफ़ी मांगती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यांग तुरंत ही अपना फेस उन दोनों की तरफ करती है। जिंगजी कहता है कि हनी मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बोर हो रही हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो क्या हम घर चलें। वान उसे कहने लगती है कि सॉरी मेरी गलती है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें हमारी पार्टी में आकर बोर फील ना हो। फिर तो उसके डीप होने का मजाक बनाते हुए कहती है कि अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सुन नहीं सकती है, चलो मैं तुम्हें फ़ोन में टाइप करके बताती हूँ। फिर वो उसके पास बैठकर उसे अपने और जिंगजी के रोमांस की वीडियो दिखाने लगती है। यांग उस वीडियो को देखकर शॉक होने का प्रिटेंड करती है। वान उसे साइड में ले जाकर बताती है कि मैं और जिंगजी एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं और वो तुमसे उब चुका है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यांग के दिमाग में जिंगजी के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट घूमने लगते हैं। वान कहती कि काश तुम मेरी बातों को सुन पाती। खैर तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो रही है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यांग सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने की कोशिश करती है। जिंगजी उसको देखकर पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या तुम घर जाना चाहती हो। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर वॉक करने जा रही हूँ। जिंगजी कहता है कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। जिंगजी उसको खुद डोर तक छोड़ने आता है, लेकिन वो डोर पूरी तरह बंद नहीं होता। फिर जिंगजी और वान किस करने लगते हैं, जो यांग डोर के बाहर से देख लेती है और कहती कि क्या तुम इतने इम्पेशेंस थे कि तुमने मेरे यहाँ से चले जाने का भी वेट नहीं किया। जिंगजी वान को गोद में उठा लेता है और तभी यहाँ पर वो वान के पैरों में एंकलेट देखती है। उसके जैसे ही सेम ब्रेसलेट जिंगजी ने उसे भी गिफ्ट किया था। हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो यांग को ब्रेसलेट पहनाता है। यांग बहुत खुश होती है और कहती कि ये तो काफ़ी कॉस्टली है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर वो कहता है कि अपने हार्ड अर्न सैलरी से लिया है, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए, इसे तुम हमेशा संभाल कर रखना, मेरे प्यार की निशानी बनाकर। जब जब तुम इसे देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। ये सब सोचकर यांग को जिंगजी के ऊपर घिन आ रही थी कि वो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, जो मुझे इतने सालों से धोखा दे रहा था। वही दूसरी तरफ जिंगजी और वान सबके सामने रोमांस कर रहे थे। यांग डिसाइड करती कि आज के बाद हमारे बीच में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। वो उस ब्रेसलेट को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम यांग को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। वो विंडो से बाहर की तरफ देख रही होती है। इतने में वहाँ पर जिंगजी आ जाता है और कहता है कि तुम घर पर अकेले क्यों चली आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और तुमने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। तुम्हें आइडिया भी है मैं तुम्हें लेकर कितना वरीड हो गया था। यांग कहती कि सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मेरे लिए परेशान हो रहे थे। एक्चुअल में मैं वॉक करते करते घर आ गई थी। वो कहता कि हाँ मैं डर गया था कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि दोबारा से मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहती कि हाँ ठीक है, और सोचने लगती कि हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं है तो कैसा नेक्स्ट टाइम। जिंगजी उससे पूछने लगता है कि वैसे तुम्हारा हेयर ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, तुमने काफ़ी दिनों से मुझसे इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की। यांग कहती कि अब मेरे हेयर के ठीक होने का कोई चांस नहीं है, मुझे लगता है कि अब शायद मैं लाइफ लॉन्ग डीप बनकर ही रहूँगी। जिंगजी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर उसे मोटिवेट करने के लिए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहकर सपोर्ट और प्यार करूंगा। यांग उसकी बातें सुनकर फेक स्माइल करने लगती है। जिंगजी यांग के साथ में कैलेंडर दिखता है और पूछता है कि तुमने इस डेट पर सर्कल क्यों बनाया है, क्या उस दिन कुछ स्पेशल है। वो कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस दिन मुझे प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाना है, मैं ये डेट भूल ना जाऊँ इसीलिए यहाँ पर मार्क किया है। जिंगजी यांग के टम्मी पर हाथ रखकर बेबी से बातें करने लगता है कि इस बार डैडी भी मॉम के साथ चेकअप के लिए जाएंगे और तुम्हारी हार्ट बीट सुनेंगे, प्लीज़ तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यांग उसका देखकर स्माइल कर रही होती है कि कोई इंसान इतना अच्छा होने की एक्टिंग कैसे कर सकता है, और अपने बच्चे के बारे में सोचकर कहती कि तुम वो बच्चे नहीं थे जिसे तुम्हारे डैड प्यार करते हैं,
तुम्हारे लिए इस दुनिया में ना आना ही अच्छा था। और उसे रिग्रेट होता है जिंगजी से प्यार करने का। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ में दोबारा किसी और मैन पर ट्रस्ट नहीं करेगी। एक सीन में जिंगजी यांग को बेबी की शॉपिंग के लिए एक शॉप पर लेकर आता है। यांग एक वाइल्ड चार्म को देख रही होती है और कहती कि ये कितना ब्यूटीफुल है। जिंगजी कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। वो काउंटर पर जाकर कहता है कि ये पैक कर दो। वो लेडी कहती है कि क्या आप हमेशा की तरह 2 गिफ्ट लोगे। जिंगजी यूजुअली यहाँ से यांग और वान के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। उसी शॉप पर वान भी टपक पड़ती है। वो काफी जोर से जिंगजी को आवाज लगाती है, जिस पर जिंगजी देखता है कि यांग कहीं और देख रही है। वो धीरे से वान के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं भी अब अपने होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, लेकिन मुझे अपने बेबी के लिए बुरा लग रहा है कि उसके डैड को उसकी फिक्र नहीं है। ये कहते हुए वो जिंगजी को हक करने लगती है। जिंगजी उसका हाथ झटक कर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम लोगों के बीच में जो भी है उसे पब्लिकली एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिस पर वो कहती कि यांग के बारे में इतना क्यों सोचते हो, उसे कौन सा सुनाई देता है। ये बोलते हुए वो उसे किस देने को कहती है। यांग ये सब सुन रही थी, लेकिन वो पीछे पलट कर नहीं देखती। वान कहती कि मैं तुम्हारा नाम चाहे कितनी जोर से क्यों ना लूँ, तुम्हारी बहरी वाइफ को कुछ सुनाई नहीं देगा। जिंगजी को यहाँ पर डर लग रहा होता है कि यांग उसे वान के साथ देख न ले, इसीलिए वो वान से कहता है कि तुम यहीं रुको। देन वो यांग के पास जाकर कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है। ये कहकर वो यांग को वान से मिलवाता है और कहता है कि ये भी प्रेग्नेंट है और इसका बेबी भी तभी इस दुनिया में आएगा जब तुम्हारा आएगा। जिस पर वो सरप्राइज होते हुए कहती कि सच में क्या कोइंसिडेंट है, लेकिन उस दिन जब हम हॉस्पिटल में मिले थे तब तुमने बोला था कि ये पीरियड की वजह से बेहोश हो गई थी और इसलिए तुम इसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो नर्वस हो जाता है और कहता है कि एक्चुअल में मुझे गलतफहमी हो गई थी और डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद प्रेगनेंसी का पता चला। यांग कहती कि वो अच्छा है, ये तो गुड न्यूज़ है। वो मन में सोचती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो तुम्हारी बटरिंग की हुई बातों में आ जाऊंगी। देन यांग और वान एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। यहाँ पर तो जिंगजी यांग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम वान के बेबी की गॉड मदर बन जाओ, इससे हमारी हैप्पीनेस डबल हो जाएगी। हमारा बेबी उसके बेबी के साथ खेल सकता है। जो सुनकर यांग कहती कि तुम सही कह रहे हो, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन वान हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती कि मैं अपने बेबी की गॉड मदर इसे क्यों बनाऊँ। तो जिंगजी उसे समझाता है कि तुम्हें पता है कि गू ग्रुप का एक ही वारिस है और हम यांग के बच्चे के बदले हमारे बच्चे को सीईओ बना सकते हैं। अगर हम तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट कर लें तो वो मेरा बच्चा भी हो जाएगा ना, फिर मैं गू फैमिली के हाफ प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम पर कर दूंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा भी बच्चा है, जिस पर वान भी मान जाती है। ये सब यांग भी सुन रही होती है कि ये दोनों कितने बड़े कमीने हैं, मेरे बच्चे की जगह अपने बच्चे को रिप्लेस करना चाहते हैं। वो जल्दी से कहने लगती है कि मैंने सोच लिया है वान के बेबी को अडॉप्ट करने का, मैं उसकी गॉड मदर बनने के लिए रेडी हूँ। और उसके मन में चल रहा होता है कि मेरा वान के बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही जिंगजी की प्रॉपर्टी से। शॉपिंग के बाद जिंगजी यांग से कहता है कि क्या तुम अपने साथ वान को भी लेकर चल सकती हो, क्योंकि उसको काफ़ी पेन है, वो खुद से ट्रेवल नहीं कर पाएगी और साथ में मुझे इसे कुछ काम से रिलेटेड डिस्कशन भी करना है। मैं सोच रहा हूँ कि हम साथ में लंच पर चलते हैं, उसके बाद तो मैं घर ड्रॉप कर दूँगा। यांग कहती कि मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी, तुम मेरे लिए टेंशन मत लो, वान को उसके घर ड्रॉप कर दो। वो कहता है कि तुम अचानक से मेरे साथ इतना कोल्ड भी हो क्यों करने लगी हो, जैसे तुम्हें मेरी कोई नीड ही नहीं है। जो सुनकर यांग कहती है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो और उसके चिक पर किस करके कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करने। वो कहता है कि ठीक है, ध्यान से जाना और मुझे कॉल कर देना। तभी यांग की टैक्सी वहाँ आ जाती है। जिंगजी उसके लिए टैक्सी का डोर ओपन करता है। ये देखकर वान को जेलस फील होने लगता है, लेकिन एक्चुअल में यांग इस सिटी को छोड़ने का प्लान बना रही थी। वो टैक्सी में बैठकर सोच रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे इस सिटी को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम जिंगजी और वान को एयरपोर्ट पर देखते हैं। वो बिजनेस ट्रिप का नाम लेकर साथ में वेकेशन मनाने जा रहे थे। वान जिंगजी से कहती है कि आजकल तुम अपनी वाइफ के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने लगे हो, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो कहता है कि तुम खुद को मेरी वाइफ से कंपेयर करने का सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए झूठ बोल कर आया हूँ। वान कहती कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो। वो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। वान कहती कि ठीक है,
वो उससे फ्लावर्स की डिमांड करती है। वो वान के लिए एक फ्लावर देखता है जिसे देखकर वो कहता है कि अचानक से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो स्पेशल फ्लावर्स देने के लिए कहता है। एक्चुअल में वो वही फ्लावर्स होते जो यांग को बहुत पसंद है। और वो फ्लावर शॉप वाली लेडी कहती है कि वो फ्लावर ख़त्म हो गए हैं, जो एक पीस बचा था वो उस लेडी ने ले लिया। और वो एक लड़की की तरफ इशारा करती है। वो उस लड़की की तरफ देखता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये तो मेरी वाइफ है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वान उसे रोक लेती है और कहती कि तुम अभी 3 घंटे पहले ही अपनी वाइफ से मिलकर आए और अभी से तुम्हें उसकी याद आ गई। लेकिन वो उसे धक्का देकर जाने लगता है तो वो नीचे गिर जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है कि तुम किसी स्ट्रेंजर वुमन के लिए मुझे पुश कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिंगजी वहीं पर रुक जाता है और वान की खड़े होने में हेल्प करता है। वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि वो लड़की यांग है और वो मेरी रियल वाइफ है। मैं उससे सेपरेट होना नहीं चाहता, वैसे भी उसके पास मेरा लीगल चाइल्ड है। मैं एक बार उसे देख कर आता हूँ, तुम बस यहीं पर रहो और मेरा वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। और वो यांग को ढूंढने के लिए जाने लगता है, जिस पर वान को तो बहुत गुस्सा आता है कि उसे अभी भी इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन मैं जिंगजी को यहाँ से दूर करके रहूँगी। दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट पर यांग को देखते हैं जो चेकिंग के बाद फ्लाइट की तरफ जा रही होती है। जिंगजी पीछे से आते हुए उसे जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन यांग उसकी तरफ नहीं देखती और ग्रैंडपा से कॉल पर बात करने लगती है। देखकर जिंगजी को लगता है कि ये लड़की मेरी वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि यांग के कान तो खराब है। तभी वहाँ पर वान आकर उससे वहाँ से चलने को कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर अकेले छोड़कर क्यों आ गए, चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा यांग को डांट रहे थे कि तुमने अबॉर्शन करवा लिया और हमें बताया तक नहीं। अगर तुम्हारे अंकल तुम्हारी रिपोर्ट ना देखते तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम इस बात को हमसे कब तक हाइड रखना चाहती थी। यांग कहती कि ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, ये एक छोटी सी सर्जरी थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन फिर भी तुम ट्रेवल नहीं कर सकती, अभी के अभी टिकट कैंसिल करो और घर जाकर आराम करो, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। तो वो घर वापस जाने लगती है। जिंगजी को यांग की फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ पर है, इसीलिए वो उसे कॉल करता है। तभी वो दोनों एयरपोर्ट पर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जो देखकर जिंगजी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो झूठ बोल देती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को पिक करने आई हूँ। जिंगजी कहते कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तो डर गया था कि तुम मुझे बिना बताए छोड़कर जा रही हो। वो यांग से उसका बैग लेकर अपने शोल्डर पर टांग लेता है। यांग पूछती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जिंगजी कहने लगता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि ना तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊँगा ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। यांग कहती है कि अगर हम सच में एक दिन अलग हो गए तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहता है कि अगर किसी दिन तुम सच में मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जो सुनकर उसे अपने पास के हैप्पी मोमेंट याद आने लगते हैं जो उसने जिंगजी के साथ स्पेंड किए थे। लेकिन तभी वहाँ पर वान आ जाती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसके नेक पर लव बाइट भी होता है, जो देखकर यांग को फिर से गुस्सा आने लगता है। जिंगजी यांग को एक्सप्लेन करने लगता है कि हम लोग तो क्लाइंट से मिलने आए थे, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर प्लान में कुछ चेंजेस कर दिए। वान तो काफ़ी जोर से चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे के दिन तुम मुझे वेकेशन पर लेकर चलोगे। जिस पर वो कहता है कि तुम चुप करो, मैं बस इसे समझा रहा हूँ कि हम लोग काम के सिलसिले में एक साथ हैं, ताकि उसे कोई शक ना हो। यहाँ पर यांग उसे कहती है कि अगर तुम्हें ज़रूरी काम हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन जिंगजी कहता है कि तुमसे ज़्यादा मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे भी हमारी एनिवर्सरी नज़दीकी है, तो क्यों ना हम कुछ शॉपिंग कर लें। वान उस पर गुस्सा करने लगती है तो वो उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि मेरी वाइफ के सामने लिमिट में रहा करो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ और कुछ दिन तक मेरी वाइफ के सामने मत आना। देन वो यांग के साथ जाने लगता है। वान शॉपिंग पर जाने की जिद भी करती है, जहाँ पर लिफ्ट में भी वान जिंगजी से फ्लर्ट करने लगती है। तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है तो यांग देखती है कि जिंगजी उसकी जगह वान की हेल्प कर रहा था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। वो उसे हक कर लेता है। यांग उसे देखे जा रही थी, उसी चक्कर में यांग के सर पर चोट लग जाती है, जो देखकर जिंगजी जैसे ही उसकी तरफ जाने लगता है तो वान पेट में दर्द होने का नाटक करके जिंगजी को अपनी तरफ कर लेती है। वो उसे फिर से हक करके रिलैक्स करता है। यांग उन्हें देखते हुए सोचती है कि तुम्हें देखकर अब मुझे उल्टी आने लगी है। थोड़ी देर बाद एक आदमी लिफ्ट को ओपन करता है तो जिंगजी पहले वान को गोद में उठाकर बाहर निकालता है और उसे बेंच पर बिठाता है। फिर यांग को लेने जा रहा था तो वान पेट में दर्द होने की नौटंकी करते हुए उसे वहीं पर बिठा देती है और अपने बच्चे के बारे में बात करने लगती है।
जो देखकर तो यांग काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और रोने लगती है। अभी वो आदमी यांग की हेल्प करता है और यांग अपना बैग लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिससे जिंगजी हैरान हो जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है, उसे समझाने लगता है। वान उसे भड़काने के लिए कहती है कि लगता है तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता चल गया है। वो जल्दी से यांग के पास आ जाता है और कहता है कि वान प्रेग्नेंट है तो मैं डर गया था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, और वो मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है तो उसका ख्याल रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर यांग गुस्से में कहती कि मैं भी प्रेग्नेंट थी ना, और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, सबसे पहले तो मैं मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ना कि उसे। वान उसे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वो उसके पास जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कहती है कि हमने 7 टाइम नाइट स्पेंड की है, जो सुनकर यांग उसे पुश कर देती है। तो जिंगजी उस पर गुस्सा करने लगता है, तो यांग कहती कि मैंने ये नहीं किया है, मेरा यकीन करो। वान जिंगजी को भड़काने लगती है, तुम्हारी वाइफ ने गुस्से में मुझे पुश किया है। जिंगजी कहते कि एक्चुअल में यांग ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरों को हर्ट करे। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें साथ में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। वहाँ पर बातों ही बातों में वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलना चाहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम साथ में मौका मिलते ही वहाँ पर जाएंगे। लेकिन यांग कहती है कि मैं तुम्हें वो मौका कभी नहीं दूंगी। तभी जिंगजी को वान की कॉल आती है, जो कि बहाने से जिंगजी को अपने पास बुला लेती है, और जिंगजी भी बहाना देकर हॉस्पिटल जाने लगता है। लेकिन यांग को तो पता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो स्टोर में सारी चीज़ें वापस कर देती है जो भी उन्होंने बाय की थी। देन वो घर जाकर कहती है कि आज मेरा लास्ट डे है। वो उस कैलेंडर के पीछे लिखती है कि मैं सिटी को कल ही छोड़ दूंगी और जल्दी तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। देन वो उसके लिए लास्ट डिनर रेडी करती है। जिंगजी यांग के लिए केक लाया था, और वो फिर से वही बातें पूछता है कि घर की सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं। यांग कहती कि वो सारी चीज़ें बेकार की थी, लेकिन तुम्हें वो चाहिए तो मैं वापस मंगा लूँगी। जिंगजी कहता है कि चलो हम साथ में डिनर करते हैं और केक खाते हैं, जो कि मैंगो का था। जो देखकर यांग सोचती कि कितने साल हो गए और इसे ये भी नहीं पता कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। वो यहाँ पर काफ़ी उदास होती है, लेकिन वो केक खाने लगती है क्योंकि वैसे भी ये उनका लास्ट डे है। साथ में वो अपने पुराने मोमेंट को भी याद करके काफ़ी गुस्से में वो केक खा रही होती है। उसकी एलर्जी भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और खाते जा रही थी। फिर जब वो जैसे अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो गिर जाती है। तभी जिंगजी आकर उसकी हेल्प करता है और उसे बिठाता है और मेडिसिन देता है, और उसे सॉरी कहने लगता है कि मैं भूल गया था, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस सोना है। फिर वो उसे सोफे पर बिठा देता है और अपने आप को मारकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो वो फिर से बहाना देने लगता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम आराम करो, और तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। ये कहकर जाने लगता है। वो काफ़ी इमोशनल होकर उसे ज़ोर से बुलाती है और कहती कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी तो मुझे चिल्लाने का मन करा। ये कहकर वो सैड हो रही थी क्योंकि उसने तो उसे सच्चा प्यार किया था। यहाँ पर वो उसके फोरहेड पर किस करके उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरा वेट करो। जिस पर वो काफ़ी सैड होकर कहती है कि आज तुम्हारा लास्ट डे है, फिर भी हम साथ में डिनर नहीं कर पाए, और वो खुद ही अकेले खाने के लिए बैठ जाती है और फिर अपना बैग लेकर काफ़ी इमोशनल होकर जाने लगती है, और जाते हुए सारे फोटोज़ को जला देती है, और वो कैलेंडर भी टेबल पर रखकर चली जाती है। जब वो बाहर पहुंचती तो देखती कि उसके ग्रैंडपा उसे लेने आ गए थे। वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जब जिंगजी यांग को मैसेज करता है तो यहाँ पर वान उसे रोकने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें आजकल हो क्या गया है, तुम बार बार अजीब बिहेव करती हो। वान कहती कि अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जो सुनकर जिंगजी पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पर उसने यांग से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें कभी भी चीट करूँ तो तुम मुझे पनिश कर सकती हो। ये याद करके वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसे पता चले, और हाँ, अगर तुमने उसे बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वान कहती कि तुम्हें अपने बेबी की कोई फिक्र नहीं है, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता उसके डैड को उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन फिर भी जिंगजी यांग को कॉल करने लगता है तो वो उसे किस करके रोक देती है। वैसे ही यांग की कार वहाँ से जाती है, जिसके बाद जब वो घर पर पहुँचता है तो देखता है कि वो केक डस्टबिन में फेंका हुआ था। तो वो उससे मैसेज करता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन जब वो आंसर नहीं देती है तो वो उसके रूम में जाकर चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं थी और ना ही उसकी वेडिंग फोटो थी। तभी वहाँ पर वही डिलीवरी मैन आ जाता है, तो जिंगजी उसे पार्सल ले लेता है जिसमें डिवोर्स पेपर थे, जो देखकर वो हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो कैलेंडर भी देख लेता है, जो देखकर जिंगजी यांग को कॉल करने लगता है, लेकिन यांग का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था।
जिस पर वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और कहने लगता है कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे तो दूसरी लड़की में भी यांग नजर आ रही थी। जिसके बाद जिंगची यांग के फ्रेंड से पूछता है कि वो कहाँ पर है, तुम लोगों को पता है। वो दोनों कहती कि उसने हमें 2 दिन पहले बताया था कि वो अपने ग्रैंडपा को काफ़ी मिस कर रही है, वो उनके पास जाना चाहती है। जिस पर जिंगची हैरान रह जाता है और वो दोनों उसे परेशान देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ तो बात है। अब यांग ना तो उसके फ़ोन का आंसर दे रही थी, ना ही किसी मैसेज का, तो वो पागलों की तरह दीवार पर मुक्के मारने लगता है। देन वो घर पर काफ़ी ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर वान आ जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे डांटने लगती है कि क्या तुम पागल हो, कल हमारी जू फैमिली के साथ सिग्नेचर सेरेमनी है और तो और डिनर पार्टी भी है, और तुम ऐसी हालत में वहाँ जाकर अपना मजाक बनाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। लेकिन जिंगची कहता कि हम इतने सालों से साथ में थे, वो अचानक मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, उसने तो सारे फोटोज़ भी जला दिए। अभी वान की नज़र डिवोर्स पेपर पर जाती है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। वहाँ पर तो उसके बच्चे की अबॉर्शन की रिपोर्ट भी थी, जो देखकर वान तुरंत उस पेपर को छुपा देती है ताकि जिंगची को पता ना चले। देन वो जिंगची को दिलासा देने लगती है और कहने लगती कि कल हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है, हम जू फैमिली के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जिंगची कहता है कि वो लोग हमारे जैसी छोटी कंपनी के साथ कैसे कोलैबोरेशन करेंगे, मुझे अभी यांग को ढूंढना है। वान कहती कि शायद वो उस पार्टी में आएगी क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो जू फैमिली के क्लोज है ना। जो सुनकर वो पास की बातें याद करता है जहाँ पर यांग उससे कहती है कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी और मैं ग्रैंडपा ग्रैंडमा के साथ रह रही थी, लेकिन वो अभी फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, इसलिए वो लोग वेडिंग में नहीं आ सकते। लेकिन तुम चिंता मत करना, हम वेडिंग के बाद उनसे मिलने जाएंगे। अब प्रेजेंट में वान के कहने पर वो डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर देता है, ये सोचकर कि वो इन्विटेशन कार्ड है ना कि डिवोर्स पेपर, क्योंकि वो ड्रंक था और वान भी यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही थी, लेकिन तभी वान जिंगची की फ़ोटो भेजती है, साथ में डिवोर्स पेपर की भी, जो देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि जब तुमने अबॉर्शन कराया था और उसने तुम्हें नहीं रोका था। जिस पर यांग ग्रैंडपा को कहती कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे पास्ट की बात थी। ग्रैंडपा कहते कि मैं आखिर गुस्सा क्यों ना हूँ, तुमने उसके पीछे अपने इतने साल वेस्ट कर दिए, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और वो जिंगची की कंपनी के साथ सारे कोलैबोरेशन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा यांग से कहती कि अच्छा हुआ तुमने उससे डिवोर्स ले लिया, अब तुम रेस्ट करो और थोड़ा घूमो। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते कि तुम्हें पता है ब्रदर जाओ आज ही अब्रोड से वापस आया है, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम मुझसे मिल लेना। जो सुनकर हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है। वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और साथ में ही स्कूल जाते थे। यहाँ पर जब यांग जिंगची के लिए गिफ्ट लेकर जा रही थी तो जाओ को काफ़ी जेलसी हो रही थी। वो यांग से कहते कि तुम्हें पता है ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, ना कि किसी के घर। वो कहते कि हाँ मुझे पता है, क्या तुम जेलस हो रहे हो। वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहते कि मैं भला क्यों जेलस होऊंगा, और वैसे तुम्हें याद है तुमने इतने सालों से मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। यांग कहती कि मुझे पता है, ये कहकर उसे एक वॉलेट गिफ्ट करती है। तो वह स्माइल करके कहता है कि तुम काफ़ी पागल हो, मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेट है, लेकिन ठीक है मैं इसे अपने पास रखूँगा क्योंकि ये गिफ्ट तुमने दिया है। जिस पर यांग चिढ़ जाती है और उसे वो वॉलेट लेने लगती है, लेकिन वो नहीं देता। देन हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो जाओ की मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जाओ किसी लड़की को पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर मॉम बताती है कि ये वॉलेट जिस लड़की ने दिया है वो उसे काफ़ी पसंद करता है। जो सुनकर यांग हैरान रह जाती है क्योंकि वो तो उसे बस अपना फ्रेंड मान रही थी। प्रेजेंट में वो ये याद करके ग्रैंडपा से कहती कि मुझे अभी काफ़ी सारा काम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही उसके लिए काफ़ी खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही थी। देन उसे जिंगची के दोबारा से कॉल आती है, जो गलती से वो उठा लेती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वो काट देती है और उसे मैसेज करती कि हमने ऑलरेडी डिवोर्स ले लिया है, तो दोबारा से मुझे कॉल मत करना। जिंगची कहता है कि हमें इस बारे में मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था कि उसने डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर किए थे। देन वो वैसे ही बातें करते हुए कंपनी से जा रही थी, वहाँ पर जाओ आ जाता है, जिसे देखकर वो देखती ही रह जाती है। जाओ कहते हैं कि हम कई सालों बाद मिल रहे हैं। यांग कहती है कि तुम कैसे हो, क्या आज रात पार्टी में तुम ही मेरे पार्टनर बनने वाले हो जो ग्रैंडपा ने मेरे लिए भेजा है। तो वो हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंगची और वान भी पहुँच गए थे। वहाँ पर सभी लोग जू फैमिली और जाओ फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि कंट्री की सबसे पावरफुल कंपनियाँ थी। ये सब सुनकर वान कहती कि देखना हम आज जू कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और सभी लोगों की नज़रें हम पर ही होगी।
हो सकता है हमें यहाँ से अच्छे इन्वेस्टर भी मिल जाए। लेकिन जिंगजी का ध्यान तो फोन में ही था जो यांग को मैसेज कर रहा था, लेकिन यांग ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था, जिस पर वान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बस यांग के बारे में ही बात कर रहा था। वान उसे कहती कि तुम मुझसे बाद में मिल लेना क्योंकि मैं आज तुम्हें जू फैमिली की डॉटर से मिलवाने वाली हूँ, जो कि यांग ही थी क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। जो सुनकर जिंगजी कहता कि सच में क्या तुम उसे जानती हो, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने उसे देखा है। तभी वहाँ पर यांग मिस्टर जाओ के साथ आ जाती है, जिसे देखकर तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जिंगजी तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने आई हूँ। जिंगजी कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो कहती कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिंगजी कहता है कि कैसे नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और तुम ठीक हो गई हो, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? हमें ना इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन यांग कहती है कि अब वो मेरा घर नहीं है, वैसे भी तुम अपनी सेकेंड वाइफ का ध्यान रखो। ये कहकर वान की तरफ पॉइंट करती है। जिंगजी कहता है कि तुमने मुझे और उसे गलत समझा है, चलो हम बाहर चल के बात करते हैं। लेकिन यांग कहती कि नहीं, सारी बातें यहीं पर ही होगी। जिंगजी कहता कि ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी, यहाँ तक कि मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है मैं काफ़ी परेशान हो गया था। जिस पर यांग कहती कि परेशान, या फिर तुम्हें डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने न ला दूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। जिस पर वान गुस्सा होकर उसे मारने वाली थी, लेकिन जिंगजी उसे रोक लेता है और फिर से वो यांग को समझाने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं किया है। यांग उसे वही फोटोज की कॉपीज दिखाती है और कहती है कि तुम इसे देख लो, तुमने इसमें अपने हाथों से सिग्नेचर किया है। जो देखकर वो तो हैरान रह जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे वही रात का सीन याद आता है, तो कहता है कि लगता है मैंने ड्रंक हालत में गलती से सिग्नेचर कर दिया। लेकिन यांग कहती कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने गलती से किए या फिर जानकर, अब तो हमारा डिवोर्स हो गया है। ये कहकर जाने लगती है। जिंगजी उसे रोक कर कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी क्रूअल हो, हमारा एक बेबी भी है, कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो। यांग कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है वो बेबी कब का मर चुका है, लेकिन अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें रिपोर्ट नहीं मिली। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि ये आदमी डिवोर्स के बाद भी इसे परेशान कर रहा है, हमें तो ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए। जिस पर वो समझ जाता है कि वान ने ये जानबूझकर वो पेपर्स उससे छुपाए थे, इसीलिए वो यहाँ पर वान को एक चाटा लगा देता है और कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आखिर तुम बीच में क्यों आ रही हो। देन वो यांग से सॉरी कहने लगता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर वान कहने लगती है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी काफ़ी हेल्प की है, मुझे पता नहीं था कि तुम सच में इतने क्रूअल हो। जिस पर वो उसे धक्का दे देता है। यांग कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम लोग मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, वरना मैं गार्ड को बुलाकर तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगी और जेल भेज दूंगी। जिस पर जिंगजी उस पर गुस्सा करने लगता है कि पहले तो तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, वो भी बिना मेरी परमिशन के, और अभी भी तुम मुझे ही धमका रही हो। यांग कहती है कि ये मेरी बॉडी है, मैं इसके साथ जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या, और वैसे भी मुझे तुम जैसे इंसान के बच्चे को जन्म नहीं देना था। जिंगजी गुस्सा करने लगता है। जाओ कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। जाओ को देखकर जिंगजी कहता है कि यांग ये आदमी कौन है। फिर कहते कि अच्छा अब मैं समझा, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलना चाहती, तुम इस आदमी की वजह से मेरे साथ नहीं चल रही हो ना। जिस पर वो कहती कि तुमने सही कहा, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। जिंगजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहते कि हम इतने सालों से साथ में हैं, तुम दूसरे आदमी को कैसे पसंद कर सकती हो। यांग कहती कि तुम पहले बताओ कि वान कौन है, क्या तुमने मुझे चीट नहीं किया है, और तो और वो प्रेग्नेंट भी है, वो बच्चा तुम्हारा ही है ना। जिस पर वान कहती है कि वो तो उस रात नशे में था, और वैसे भी ये बेबी को बर्थ देकर मैं तुम्हें ही सौंपने वाली थी। यांग तो उसे तमाचा जड़ देती है। वान कहती है कि तुम्हें पता है आज हम यहाँ पर जू फैमिली के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमसे माफ़ी मांग लो। यांग कहती कि अच्छा तुम लोगों को अभी भी ये लगता है कि वो तुम्हारे साथ काम करेंगे। वान कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफ़ी घमंडी हो गई हो, तुम तो काफ़ी सालों से एक हाउसवाइफ हो, और देखना ये न्यू प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। अगर तुम अपने आप को इतना ही रिच मानती हो तो इतने सालों से तुम्हारी फैमिली ने जिंगजी को सपोर्ट क्यों नहीं किया। जिस पर यांग कहती कि अच्छा तुम ऐसा सोचती हो। यहाँ पर तो जिंगजी कहता है कि हमारी वेडिंग को कितना टाइम हो गया है, अब मुझे भी तुम्हारी फैमिली से मिलना है। जिस पर जाओ कहता है कि तुम उनसे मिलने के लायक नहीं हो। जिंगजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। वान कहती कि तुम्हें पता है मैं तो जू फैमिली की बेटी को भी जानती हूँ, वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है।
जिस पर जाओ स्माइल करके कहते कि क्या सच में। यहाँ पर वापस से जिंगची कहने लगता है कि यांग प्लीज़ तुम मेरे साथ वापस चलो, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊँगा। लेकिन वो कहती कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। जिस पर जिंगची गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मेरे जैसी गलती तो सभी लोग करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस पर जाओ कहता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ यांग से ही प्यार करता हूँ। जिंगची कहता है कि यांग तुम इस आदमी पर भरोसा मत करना, सभी लोग यही कहते हैं। लेकिन यांग कहती कि ऐसा नहीं है, मुझे इस पर भरोसा है क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा की चॉइस पर काफ़ी यकीन है। तो जिंगची समझ जाता है कि जाओ को इसके ग्रैंडपा ने चूज़ किया है। वो यांग का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि आज तक तो तुमने मुझे कभी ग्रैंडपा से नहीं मिलाया और अब तुम कह रही हो कि ये ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए चूज़ किया है। जाओ कहता है कि तुम उसका हाथ छोड़ दो। जिंगची उससे भी झगड़ने लगता है और फाइट करने लगता है। जाओ से एक मुक्का जड़ देता है जिससे वो गिर जाता है। वन जाओ पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। यहाँ पर दोनों के बीच में दोबारा से फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर जब सबको पता चलता है कि ये मिस्टर जू है तो सभी लोग सही से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि किसने मेरी पोती को परेशान किया। यांग उनके पास जाकर कहती कि ग्रैंडपा पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया था और जाओ को भी मारा। जो देखकर वान कहती है कि तुम तो काफ़ी चालाक लड़की हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जू को अपने ग्रैंडपा कहने की। फिर वो ग्रैंडपा को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है कि आपको इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये जू फैमिली की इकलौती डॉटर है। जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तो क्या अब तुम हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो। फिर वो गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने को कहते हैं। जिंगची कहने लगता है कि यांग तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड था ना। वो कहती कि क्योंकि तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं। जो सुनकर जिंगची कहता है कि मुझे जाने दो क्योंकि वो मेरी वाइफ है। फिर वो कहता है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इसने ही हमारे बीच गलतफहमी पैदा की। लेकिन यांग कहती कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सुनकर वान नीचे बैठकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और कहती कि मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता कि ये जू फैमिली की डॉटर है तो मैं इससे कभी ऐसी बात नहीं करती, प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर जिंगची भी यांग से घर चलने को कहता है, लेकिन वो उसे एक चाटा मार देती है और तभी सभी के फ़ोन में वान और गू की पर्सनल वीडियो वायरल हो जाती है, जो देखकर सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर जिंगची यांग से कहता है कि तुम्हें ये सब पहले से ही पता था। वो कहती कि हाँ, अब जब तुम वान को ही लाइक करते हो तो उसके साथ ही रहो। जिस पर वो वान को मार के कहता है कि अगर इसने मुझे अप्रोच न किया होता तो ऐसा कुछ ना होता और ना ही मैं तुमसे अलग होता। अब तो वान भी जिंगची पर चिल्लाने लगती है। जिंगची उसका गला पकड़ लेता है। वान कहती कि मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो तो उसे काफ़ी मारता है। वान कहती कि सच में तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। जो सुनकर जिंगची उसे मार मार के उसका मिसकैरेज ही कर देता है। ये सब देखकर यांग काफ़ी डर गई थी। जिंगची यांग से कहने लगता है कि तुमने देखा ना मैंने अभी उसके साथ क्या किया, अब तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर वान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यांग भी कहती कि तुम सच में पागल हो। तभी पीछे से वान एक नाइफ उठाकर उसे मार देती है, जो देखकर तो यांग और ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो वान को अरेस्ट कर लेते हैं। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जिंगची को हॉस्पिटल में होश आ चुका होता है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि यांग अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। असिस्टेंट बताता है कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। साथ ही वो उसे यांग की वेडिंग फोटोज दिखाता है, जो देखकर वो तो हैरान रह जाता है। और इसी मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।